यूनिट सेकंड, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12। ठीक है जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर जो पहला चैप्टर है इसका, जिसके अंदर आप चार्ज वगैरह पढ़ेंगे, सेकंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इसमें सबसे मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट। इन चार टॉपिकों पर आप फोकस रखेंगे मेन, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है जी। इन 5 टॉपिकों को 2 से 3 क्लास में हम खत्म कर देंगे, तरीके से पढ़ेंगे। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, किस तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। आई से मैंने करंट को रिप्रेजेंट किया -q/t। ये रिलैक्सेशन टाइम भी हो सकता है, टो से रिप्रेजेंट किया जाता है, या टाइम t मान लीजिए आप। q फ्लो ऑफ चार्ज है, जिसे आप क्या लिखेंगे, q इज इक्वल्स टू ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द सर्किट, e इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट क्लियर। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ये नेगेटिव में होता है। लेकिन यहां ये नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इस करंट और चार्ज की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट डायरेक्शन है। ठीक है जी। इस करंट को यहां कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज है, और ये टाइम या रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है। अब इसे किस तरीके से समझेंगे आप, करंट ऐसा यूनिट एम्पियर, चार्ज ऐसा यूनिट कूलम, टाइम ऐसा यूनिट सेकंड। तो एम्पियर की जगह आप ऐसा यूनिट ऑफ करंट को कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है। स्केलर कंपोनेंट्स हैं, सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं, समझ गए आप। लेकिन कभी फ्यूचर में आप पढ़ेंगे कि करंट इज द टेंसर क्वांटिटी, ये बहुत बाद की बात है। ठीक है। खैर, कम टू द पॉइंट माय डियर। इलेक्ट्रिक सर्किट को थोड़ा तरीके से समझेंगे। ये एक सेल है जिसका लोअर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके इनसाइड के सिचुएशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस पॉजिटिवली चार्ज शीट से एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स टारगेट होते हैं अंदर सेल के। यह शीट लोअर पोटेंशियल नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है, और जहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, अब पीछे से जो और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो यहां पर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इन इलेक्ट्रॉन्स को वायरिंग के अंदर भेजना स्टार्ट कर देंगे। यहां से वायरिंग लगी और यहां तक आई, ये इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार है। यही इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज Q नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट में चलता है। कंडक्शन करंट भी नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट में चलता है, और अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ चलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां से एक करंट पैदा होता है, जिस करंट को आप कन्वेंशनल करंट कहते हैं। वो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। तो याद रखिएगा, जो करंट इस फॉर्मूले में रखा जाता है, ये करंट कन्वेंशनल करंट है। इसकी डायरेक्शन चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए यहां नेगेटिव साइन लिया जाता है। तो आपके पास यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन करंट एंड चार्ज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो आप कहेंगे इन इलेक्ट्रिक सर्किट चार्ज एंड कंडक्शन करंट फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, बट इनसाइड सेल और बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बात करेंगे कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव इन सर्किट एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड सेल और बैटरी। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ठीक है। अब यहां तक ये समाप्त होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे आपके पास? इफ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट? तो I इज इक्वल टू QE, और Q को लिखेंगे आप NE। N की जगह लिखेंगे आप 10 की पावर 6, E की जगह लिखेंगे आप 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, और यहां से आप करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। 1.6 10 की पावर -13 एम्पियर आपके पास आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब यहां से रिलेटेड आपके पास पेपर में ज्यादातर आता है क्लास 12th में EMF। EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जरा समझिए मेरी बात। मेरे पास एक बैटरी या सेल है, मान लीजिए मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, और 12 वोल्ट की बैटरी मैंने फुल चार्ज कर दी और इससे कुछ भी करंट लीकेज नहीं होता, मतलब मैंने सर्किट कट किया हुआ है, सर्किट ओपन है। ठीक है, तब इसके मैक्सिमम पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। अब मैंने क्या किया, यहां एक एलईडी बल्ब लिया और इसे यहां सर्किट से कनेक्ट किया है। अभी ये ओपन सर्किट सिचुएशन है, करंट की वैल्यू 0 है, इसका वोल्टेज मैक्सिमम है, और इस ईएमएफ को आप इस मैक्सिमम वोल्टेज को क्या कहेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ की ऐसा यूनिट भी वोल्ट होती है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल और द बैटरी बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स in the cutoff condition or when no current drawn from the cell or battery said to be the EMF। concept clear? 100% समझ आया? अब मैंने क्या कर दिया, सेकंड सिचुएशन में यहां से ये सर्किट क्लोज किया। अब सर्किट क्लोज होने पर नेगेटिव पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव से और भी इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंचे पॉजिटिव से, ये सब काम होता है ईएमएफ का। किसका काम होता है? चार्ज कैरियर्स को सेल के अंदर धक्का देने का काम करते हैं ईएमएफ। क्या करता है? तो मतलब ईएमएफ का मेन काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को मोटिव करता है नेगेटिव से सर्किट के अंदर पॉजिटिव की तरफ पहुंचने के लिए, और सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पहुंचने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? It is the maximum potential between the opposite electrodes of the cell or battery when no current drawn from it। ये एक मैक्सिमम वोल्टेज है किसी भी बैटरी या सेल का, उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का, जब तक उससे कोई भी करंट लीकेज नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक 100% समझ आ गया? ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे समझ? ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देंगे आप यहां बहुत तरीके से। अब मान लीजिए आपके पास करंट चलना स्टार्ट हो गया आई, तो इससे लेकर के इस पॉइंट तक जो वोल्टेज का खर्च आएगा उसे आप कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल कितना था मेरे पास? ईएमएफ। और जो अंदर खर्च होगा इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक ले जाने में, उसे कहेंगे इंटरनल वोल्टेज, करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और बैटरी। हमेशा याद रखिएगा, एक बैटरी या सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आपका भी एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आपने देखा भी होगा कोई बैठा बैठा फूकता ही रहे अंदर अंदर। आपने किसी को मैसेज टाइप करा या आपको किसी ने मैसेज टाइप करा 1 घंटे का, पूरा चिट्ठा लिख दिया, उसमें 100 लाइनें लिख दी, और आपने बाद में उसे कह दिया ओके, तो अगला मैसेज लिखने का उसका
पोटेंशियल ही खत्म है। वो तेरी ज्यादा सा, ठीक है जी। तो हर एक बॉडी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप कभी खाओ पियो और काम ना करो, लेटे रहो, फिर भी थकान होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके स्टमक में जो HCl बनता है, इलेक्ट्रोड्स का एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ गए आप मेरी बात? जिसके कारण सेल का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आया था कंपटीशन में, मुझे याद आ गया था, तो वैसे केमिस्ट्री से, लेकिन IIT में था और फिजिक्स से लिंक है, कि अगर सेल है कुछ समय बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस खुद ब खुद क्यों बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? और उन 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ट्रू थी, बाकी 3 गलत थी। तो उसका एक कारण यह है, सेल को बने या बैटरी को बने जितना लंबा समय हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ने से लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ने से जो आयंस हैं जो करंट पैदा करते हैं वो सीरीज में आते हैं। लेंथ का मतलब सीरीज, और सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाता है। याद रखेंगे आप? याद रहेगा? आगे समझ? एक बेहतरीन क्वेश्चन यहां से पुट हुआ क्या, कि यार मैं एक कार को स्टार्ट करने के लिए 12 वोल्ट की बैटरी खरीदता हूं, जिसकी कॉस्ट 3500 रुपए से लेकर के 5000 के बीच है। ठीक है, मैं 5-5 रुपए की 1-1 वोल्ट की 12 साल खरीद लूं, 60 रुपए में काम चल जाएगा, फिर भी 12 वोल्ट बनेगा, लेकिन उससे कार स्टार्ट नहीं होगी। वजह क्या? अब भी तो 12 वोल्ट है और तब भी 12 वोल्ट है। सीरीज में रेजिस्टेंस। आप कहेंगे सर जब वो 12 वोल्ट तैयार किया हमने सीरीज में लगा करके 12 सेल, वहां एक 12 सेल का रेजिस्टेंस होगा, वो जो वोल्टेज पैदा होगा उस वोल्टेज को खा जाएगा और कार को स्टार्ट होने के लिए करंट नहीं मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है। तो आपकी समझ आया ईएमएफ, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक का सारा जो वोल्टेज हुआ है, खर्च। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक चीज और समझिएगा जरा ध्यान से, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपको इस तरीके से मिलता है क्या, 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम रेजिस्टेंस है, तो टोटल करंट कितना चला? करंट इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया आपके पास? 2 एम्पियर। ठीक है जी। और आप कहते हो कि यहां से यहां तक सारा वोल्टेज कितना खर्च हुआ? 12 वोल्ट। और जब आप इस 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तब भी आपका 12 वोल्ट आता है आंसर, मतलब सिर्फ यहां भी 12 वोल्ट खर्च हुआ। तो इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक जो वायरिंग यूज की गई है इसका नेगलाइजिबल रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलाइजिबल है, तब जाकर के इस तरीके से आंसर आया। कॉन्सेप्ट क्लियर? सही क्वेश्चन किस तरीके से होना चाहिए? इस तरीके से होना चाहिए कि आपके पास एक सेल है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां लगा है, 12 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ है, और जो वायरिंग है वो 1 मीटर की वायर है और हर मीटर पर 2 ओम रेजिस्टेंस वायर का है। अब नेट करंट कैलकुलेट कीजिए। समझ गए ना? तब आप क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का सारा 1 मीटर का तार है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस ये हो गया, 10 ओम रेजिस्टेंस ये हो गया, तो 10 और 2 12 ओम रेजिस्टेंस ये हो गया। एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसका सेल का। 100% समझ आ गया? पक्का? और फिर करंट भी है। आगे समझ? तो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपके पास क्या बनता है? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस ये बना और इससे 12 को डिवाइड कर दो, तब आपके पास टोटल करंट आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है जी। तो मतलब जो अभी तक क्लास 10 तक आप क्वेश्चन करते थे वो आधे अधूरे क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें वायरिंग का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता था, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं था। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल गया एक एमसीक्यू बेस्ड, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर्किट के अंदर ईएमएफ की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इन सर्किट
एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड सेल और बैटरी। यहां तक समझ आया? पक्का? अब इक्वेशन ऑफ सेल, इक्वेशन ऑफ सेल दो है आपके पास, एक डिस्चार्जिंग कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा, आपके पास एक सेल है, इसका टोटल ईएमएफ ई है, ठीक है, और इस सेल को आपने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया और यहां से लेकर के यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो आर है और इसका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और इसमें करंट कितना फ्लो होता है, आई। तो आई की मल्टीप्लाई इससे कर दिया, आई का मल्टीप्लाई इससे कर दिया। ये हो गया एक्सटर्नल वोल्टेज जो यहां से लेकर के यहां तक खर्च हुआ है, जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और ये हो गया इंटरनल वोल्टेज जो यहां से यहां तक का खर्च है। तो टोटल कितने पैसे हैं आपके पास, ई में से इतना खर्च कहां हुआ, बाहर, और इतना खर्च कहां आया, अंदर। बाहर के खर्च को V से रिप्रेजेंट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, और अंदर एज इट इज रख दिया। यह है डिस्चार्जिंग कंडीशन। जब सेल से करंट लिया जाता है तब ईएमएफ की वैल्यू हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होती है। याद रखेंगे आप? कंसेप्ट क्लियर? 100%? आगे समझ? इसके बाद चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो वोल्टेज माइनस आई आर। 100% समझ आ गया? यहां पर वोल्टेज की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा होती है। कितनी होती है? ज्यादा होती है। याद रखेंगे हमेशा। 100% समझ आ गया? अब देखिएगा किस तरीके से ज्यादा होती है। मान लीजिए मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी थी और 12 वोल्ट ईएमएफ था और मैंने इससे करंट लेना स्टार्ट किया। समझ आ गया? और जब वोल्टेज इसका 10 वोल्ट रह गया, मैंने तब बैटरी को बंद कर दिया। अब जब मैं दोबारा से बैटरी चलाऊंगा तो 10 वोल्ट ही तो धक्का देगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, 10 वोल्ट देगा ना, तो अब ईएमएफ क्या कहा जाएगा, 10 वोल्ट। और इसके अंदर आप इसे चार्ज करने के लिए अलग से एक पोटेंशियल ऐड करेंगे, तो टोटल पोटेंशियल, एडिड पोटेंशियल प्लस ईएमएफ दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। यहां तक समझ आया? 100%? किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए जरा मुझे। आगे वीडियो देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। पूरा चैप्टर नोट साइड में रखिएगा, क्वेश्चन करने स्टार्ट कीजिएगा। इसके बाद अब टॉपिक है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जब एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है या एक कंडक्टर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन्स एक सीरीज में, सीरीज का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब एक सीक्वेंस में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच एक रिपल्शन होने के कारण कई बार इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी करता है। 100% समझ आ गया? अब रिपल्शन के बाद उन्हें पॉजिटिव पोटेंशियल अपनी तरफ आकर्षित करता है। पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मुड़ते समय अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करें, मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट किए गए सोर्स से। अब लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल बड़ा होने के कारण, क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण ये इसे अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस ड्रिफ्ट पॉइंट के बाद मान लो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 वेक्टर है और एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2 वेक्टर है। nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vn वेक्टर है, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट पॉइंट। जहां से इलेक्ट्रॉन एक सटीक डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायरेक्शन प्राप्त करता है। समझ आ गया? अब ड्रिफ्ट पॉइंट के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायरेक्शन प्राप्त करते हैं, तब उनकी एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। उन सभी की एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है।
इसके SI यूनिट मीटर पर सेकेंड और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कंसेप्ट क्लियर? इस तरीके से समझिए आप। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ड्रिफ्ट हुए, कुछ 12,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ड्रिफ्ट हुए, कुछ 50,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ड्रिफ्ट हुए। तो सभी का जो एवरेज होगा वो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज कैरियर्स के लिए एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी माना जाएगा। कंसेप्ट क्लियर यहां तक? 100% समझ आ गया। अब मेरा मानना है कि ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ऑफ कंडक्टर। मैंने एक वायर लिया, जिसे जूम करने के बाद मैंने वायर को देखा तो वायर मुझे एक सिलिंड्रिकल शेप में नजर आया। वायर वैसे भी सिलिंड्रिकल होता है, थोड़ा थिक वायर की बात करी मैंने, ठीक है। मैंने मान लिया इधर वायर नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है और इस वायर की लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितनी हो जाएगी? AL। मैंने मान लिया लेट n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, कितने? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स NaL एंड दैट विल इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है जी, 100% समझ आ गया। अब करंट किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। नेगेटिव साइन यहां मैंने इसलिए नहीं लगाया, यहां रिलेशन साबित करना है, डायरेक्शन नहीं बताने की चार्ज और करंट की क्या डायरेक्शन है, ठीक है। चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने कैपिटल N माने हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रखिएगा NaL, E एज इट इज टो, यहां लेंथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम को लिखेंगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपके पास संबंध स्थापित हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से करंट भी बढ़ता है, यह आपके पास रिलेशन आ गया, इंपॉर्टेंट। सेकंड, I is equals to I upon ANE that directly proportional to VD। या आप इस तरीके से मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी, ठीक है जी। ऐसा कब है? मान लीजिए आप एक वायर मैंने ऐसा कर दिया, और अगर लेंथ के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म है, मतलब 1 मीटर में यहां भी जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने यहां पर भी 1 मीटर में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द कंडक्टर इज यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ बढ़ती है। लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ साथ मतलब वॉल्यूम के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है। कैसे? मैंने मान लिया यहां पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता है वो बराबर रहेगी, ठीक है जी। मतलब डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कांस्टेंट रहेगी। मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो यहां इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहां इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ गए तो उनके बीच का रिपल्शन भी ज्यादा होगा, रिपल्शन होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी। तो अगर आपके पास डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहती है, इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम के साथ साथ बढ़ते चलते हैं, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा घटती है। 100% समझ आ गया? क्लास 12th के एकेडमिक में यही कंसेप्ट पेपर में है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ गया, जिसके कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट गई। लेकिन वो आपको अच्छे से समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कांस्टेंट रही है, समझ गए मेरी बात, 100%। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां इतने पर, मान लीजिए हर मीटर स्क्वायर पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां 10 मीटर स्क्वायर हो गया, यहां 1 मीटर था, तो यहां 10 गुणे इलेक्ट्रॉन से भी तो बढ़ गए ना। जब इलेक्ट्रॉन 10 गुणे बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी तो 10 गुना बढ़ गया ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 गुनी घट गई। लेकिन अगर ऐसा होता कि पर यूनिट लेंथ बराबर इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है, तो पहले यहां 1 मीटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते, वो 1 मीटर स्क्वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते, लेकिन वे यहां 10 मीटर स्क्वायर होते, तो दूरी बढ़ती इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, तो रिपल्शन घटता। उस सिचुएशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती। दोनों अलग कंडीशंस है, ये समझ गए आप। तो कभी भी यार एक चीज समझो, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटी या बढ़ी, तो आप एक चीज देख लो कि सामने वाला पूछने वाला कैसा है। अगर उसको आपको पता है कि उसका सीमित दायरा है किताब तक, वही प्रदीप दिनेश, तो उसके हिसाब से जवाब दो। और अगर लगता है वो पढ़ा लिखा है तो दोनों कंडीशंस बताओ उसे। लेकिन बोर्ड में आप एक ही कंडीशन बताओगे, क्योंकि बोर्ड की कॉपी कई बार वो भी चेक कर दें जो अभी अभी टीचर बने, जिन्हें ये भी नहीं पता उन्हें करना क्या था। ठीक है जी, ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पूरे इंडिया का ही। पूरा इंडिया का कुरिकुलम हर एक बोर्ड के लिए मैं बताता हूँ ऐसा है, कई बार बच्चों को टीचरों से ज्यादा आता है। ठीक है जी, क्लास 10th की शीट चेक कर रहा था मैं सोफिया स्कूल में, ठीक है, वहां एक टीचर ने बच्चे की 43 बच्चों की गलत कर दी। कोइंसिडेंस ऐसा था, या तो टीचर्स ने बताया होगा उसका आंसर अच्छे, या फिर सारे टीचर किसी अच्छे स्कूल, सारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल के थे। सवाल था कि यहाँ कौन सा फिनोमिना होगा 10th क्लास में, तो उस बच्चे ने लिखा म्यूचुअल इंडक्शन, और आंसर शीट जो आई क्लास 10th की उसमें लिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मतलब बच्चे को ये पता था कि यहाँ दो कॉइल का फिनोमिना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो तरह का है, एक सेल्फ इंडक्शन, एक म्यूचुअल इंडक्शन, और बच्चे ने सही आंसर लिखा, और सभी बच्चों ने सही आंसर लिखा म्यूचुअल इंडक्शन। भाई साहब सारी शीट्स में टीचर ने 0 मार्क्स दिए उस क्वेश्चन पे। मैं AHE था, बाद में मेरे पास शीट आई 10% शीट AHE को चेक करनी होती है, तो मैंने लिखा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। मैं ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ तो म्यूचुअल इंडक्शन ही आना था। मैंने टीचर को कहा सर यार मैडम ये तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन सही तो लिखा है, कि सर आंसर शीट तो देख लो उसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हुआ है। समझ गया ना बेटा, मैडम आप पढ़ाते क्या है कि फिजिक्स ही पढ़ाती है। तो भाई ऐसा है, अगर हाँ एक बच्चे के नंबर 80 नंबर आए ना और एक के 85 आए तो ज्यादा टांग ठंडे की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर ही। हाँ एक के 80 आए और दूसरे के 90-95 आ गए तो थोड़ा डिफरेंस है। मेरा मानना है CBSE ISC बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, कितने भी बोर्ड हो, या तो MCQ कर सारा, अगर सब्जेक्टिव है तो ±10 नंबर चलते रहे। कोई वहां तवज्जो नहीं है कि मुझे इसकी कॉपी में अगर मैंने इस क्वेश्चन पर 3.5 नंबर दिए तो अगले को भी 3.5 नंबर ही दूंगा, ऐसी कोई तवज्जो है नहीं किसी पे। आगे समझ है, इसका चाटा मारी उसे नींद आ रही। अब यहाँ तक एक बार इस डेरिवेशन को करो जल्दी, तू रात को क्या करे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट क्लियर है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीनों कांसेप्ट क्लियर हो गए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। अब इसके बाद देखो जरा, हमारे पास 3 कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब आपके दिमाग में आएगा सर इंसुलेटर तो एक कंडक्टिंग एलिमेंट नहीं होता। फिर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसका नाम ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट एक इंसुलेटर, मतलब एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का एलोट्रोप होने के बावजूद भी एक कंडक्टर है। ठीक है जी, तो कई बार कंडक्टर के अंदर भी करंट चलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो कंडक्टर के केस में क्या है कि रेजिस्टेंस, टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा। तो यहां से एक बहुत ही बेहतरीन दमदार एमसीक्यू निकलने के चांस है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है, तो यहां पर टेम्परेचर जब 0 केल्विन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी एट टेम्परेचर 0 केल्विन, ओके टेम्परेचर ना पढ़ लियो इसे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम 0 ओम एंड कंडक्टर बिकम अ सुपर कंडक्टर। तो यहां से एक बेहतरीन क्वेश्चन निकलेगा कि कंडक्टर सुपर कंडक्टर जैसी प्रॉपर्टीज कब शो करता है? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सुपर कंडक्टर भी लाइज नहीं करता है। आगे समझ? ठीक है। अब यहां बात करें हम सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के केस में और इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। अगर मैं टेम्परेचर 0 कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर का। तो सेमीकंडक्टर बिकम अ परफेक्ट इंसुलेटर एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ठीक है। अब यहीं से हमें एकदम से पढ़ना है क्या? टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। रेजिस्टेंस कोफिशिएंट जैसा कि क्लास 11th में लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट हुआ करता था, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा ही यहां टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसकी रेशियो को कहा जाता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। समझिए जरा किस तरीके से। मैंने मान लिया T1 टेम्परेचर पर R1 रेजिस्टेंस था और T2 टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस R2 हो गया। तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर सेट टू बी द टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। इसके ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होगी और रेजिस्टेंस की भी ओम होगी। ओम से ओम कैंसिल और टेम्परेचर ऊपर जाकर के बन जाएगा पर केल्विन। क्या बन जाएगा? पर केल्विन। अब टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट तीनों सब्सटेंसेस के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कैसे? फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ा, अगर फाइनल टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो फाइनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जब फाइनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो यहां का डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा, यहां का डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट पॉजिटिव। जिनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा लो होता है, कॉपर जल्दी मेल्ट करता है एज कंपेयर टू द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। समझ गए आप मेरी बात? एज कंपेयर टू द एलॉय, एज कंपेयर टू द एलॉय। कांसेप्ट क्लियर? अब एलॉय का ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव होता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। एलॉय का टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कम नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है। 100% समझ आ गया? फिर आप ये एलॉय के बारे में भी याद रखेंगे। फॉर एलॉय मेनली तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ होगा पॉजिटिव। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर फाइनल टेम्परेचर बढ़ाया तो फाइनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब फाइनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहां नेगेटिव टर्म आएगी और ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव
इक्वल्स टू नेगेटिव। तो अल्फा की वैल्यू जर्मेनियम सिलिकॉन जैसे सब्सटेंसेस के लिए नेगेटिव होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, और आपको ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी दे दिया आपको जर्मेनियम या गैलियम दे दिया, और ऑप्शन डी आपको कुछ भी कोई मेटल ले लो, लिथियम। ठीक है जी। तो गैलियम का टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सब्सटेंस की, एक कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर, लेंथ का क्यों इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या है और उनका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ेगा किसी भी कंडक्टर के ऊपर। रेजिस्टिविटी किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है और किन पर डिपेंड नहीं करती, समझ आया? रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, आया समझ? और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से आप बैटरी बनानी सीखेंगे। किस समय पर आपको सेल को सीरीज में कनेक्ट करना है, किस समय पर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, और किस समय पर आपको सेल को ग्रुपिंग में कनेक्ट करना है, सभी डिपेंड करता है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कम है या ज्यादा है। 100% समझ आ गया? दैट्स ऑल फॉर टुडे।